सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज करने वाले हैं 2024। संविधान के मूल दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का या संविधान के कार्य है? संविधान के कार्य बताने हैं। यह मूल्य नियमों का एक ऐसा समुच्चय प्रदान करता है जिससे समाज के सदस्यों के बीच समन्वय बना रहे। ठीक है। यह दूसरा है, यह निर्दिष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। ये भी ठीक है। यह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं निर्धारित करता है। तो ये भी ठीक है। तो सभी सही है। 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्ति करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लिखित किया गया था? ऑप्शन ए है इसमें भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, और भाग 3 में मौलिक अधिकार, और भाग 16 में ये संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवा और पदों के लिए नियुक्ति में। तो ऑप्शन सी इसका ठीक होगा। डी ऑप्शन है भाग 17 में मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान किया गया है, प्राथमिक शिक्षा का, और ये आर्टिकल 350 ए में प्रावधान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल अधिकारों की विशेषताएं हैं? ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन बनाते हैं। ठीक है। कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो निजी व्यक्तियों की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध है। ये भी ठीक है। निजी व्यक्ति मतलब चाहे वो राज्य के हो। कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। ये भी ठीक है। सभी मूल अधिकार निष्पादन योग्य है। निष्पादन योग्य मतलब ये परिवर्तनीय है, तो सभी परिवर्तनीय नहीं है। इसमें परिवर्तन कौन कर सकता है? संसद परिवर्तन कर सकती है, और आर्टिकल 35 के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विश्व का सबसे बड़ा सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। ठीक है, क्योंकि इसमें 50 करोड़ की लागत आई है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 के आधार पर की जाएगी। ये भी ठीक है। इसके क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नोडल एजेंसी है। तो ये भी ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। 1, 2, 3। ये नोडल जो एजेंसी है, इस एजेंसी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की भी शुरुआत की है, और राष्ट्रीय डिजिटल
डिजिटल मिशन की भी और राष्ट्रीय पारिस्थितिकी तंत्र की भी शुरुआत नोडल एजेंसी ने ही की है। हाल ही में जारी की गई वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की जाती है। जो वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट है, ये अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। इसे वर्ष में एक बार जारी किया जाता है। इसे वर्ष में एक बार नहीं, 2 बार जारी किया जाता है, 6 महीने के अंतराल में। तो न तो एक है और न ही 2 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अनुसूची और उपबंध। चौथी अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है चौथी अनुसूची। ठीक है। छठी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। 10वीं अनुसूची में संसद के सदस्यों की निरंतरता से संबंधित है। ये ठीक है। और 10वीं अनुसूची है, ये 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। और इसी 10वीं अनुसूची को दल बदल कानून माना जाता है। छठी अनुसूची में मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम जनजाति क्षेत्र के प्रशासन का प्रावधान किया गया है। तो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है। तो इसका सी। निम्नलिखित में से कौन से ओजोन सहकारी पदार्थ है? मिथाइल ब्रोमाइड, हाइड्रोब्रोमो फ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म। तो ये सभी क्या है? ओजोन सहकारी पदार्थ है। ये सब ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी। श्रवण सिंह समिति की निम्नलिखित में से कौन सी एक सिफारिश मूल कर्तव्य के तहत संविधान में समाविष्ट की गई है? श्रवण सिंह समिति की। तो इसमें किसी मूल कर्तव्य का अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाने या दंड देने हेतु संसद को सशक्त बनाना, ये नहीं है। देश की रक्षा करने और ऐसा करने के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करने का कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य है, तो ये इसका मूल कर्तव्य है। देश की रक्षा करने और ऐसा करने के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करने का कर्तव्य। श्रवण सिंह समिति की ये रिपोर्ट है। और ये समिति कौन लाया था? कांग्रेस लाई थी। 42वें संविधान संशोधन 1976 में। और आर्टिकल कौन सा था? 57 ए आर्टिकल था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का कार्य नहीं है? सीबीआई का क्या कार्य नहीं है? केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और कदाचार के मामलों की जांच करना। तो ये सीबीआई का काम है। इसमें पूछा गया कि सीबीआई का कौन सा काम नहीं है? बम विस्फोटों, विमानों और जहाज़ों के अपहरण, परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमलों तथा सामूहिक विनाश के हथियारों के उपयोग सहित आतंकवादी हमलों की जांच करना
ये इसका काम नहीं है। और इन्होंने क्या पूछा था, जो नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका। ये बम विस्फोटों, विमानों, जहाज़ों के अपहरण, इनसे संबंधित प्रावधान कौन करता है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी करती है। और सीबीआई के क्या क्या काम हैं? पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोह द्वारा किए गए ऐसे गंभीर अपराधों की जांच करना जिनका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विस्तार हो। और तीसरा क्या है? अपराधों के आंकड़ों का अनुसरण करना और आपराधिक जानकारी का प्रसार करना। ये सब किसके काम है? सीबीआई के। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में सुर्खियों में रहे यूनिवर्सल सीरियल बस टाइप सी कनेक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रतिवर्तिता के साथ एक दो तरफा कनेक्टर है। दूसरा, यह पूर्व के यूएसबी प्रकारों के साथ बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं है यूएसबी के प्रकारों के साथ। तो ये दोनों ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार अध्यादेश को शुरू किया था? ऐसा कौन सा अधिनियम है जिसने सबसे पहले अध्यादेश नाम की प्रक्रिया को शुरू किया था? तो ये 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम है। और इसी अधिनियम ने भारत में कानून बनाए थे और बम्बई मद्रास को विधायी शक्तियाँ प्राप्त करवाई गई थी और पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई थी। ये सब इसी अधिनियम ने दिए थे, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। नेक्स्ट है, संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति के निर्देशक तत्व किसी भी तरह से भाग 3 द्वारा गारंटीकृत मूल अधिकारों को निरस्त या न्यून नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ उन्हें भाग 3 में निर्धारित मूल अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए और इनके पूरक के रूप में कार्य करना चाहिए। लेकिन संविधान संशोधन अधिनियमों को लागू करके मूल अधिकारों को संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ये बात निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी? तो किस न्यायालय ने दी थी ये दी थी चंपकम दोरायराजन मामले 1951 में। गोलकनाथ मामले ने क्या दी थी? मूल अधिकार समाप्त के जो उच्च न्यायालय है मूल अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकते। और मिनर्वा मिल्स मामले ने क्या कही थी कि इन दोनों के बीच में संतुलन होना चाहिए। नीति निर्देशक तत्व मतलब भाग 4 और भाग 3 में संतुलन होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बैंकिंग संघ सूची का विषय है। इन्होंने दे रखा बैंकिंग समवर्ती सूची, कृषि का राज्य सूची। कृषि राज्य सूची का ही विषय है, तो इसमें से एक सम्मिलित है बस। बैंकिंग है ये संघ सूची का विषय है और व्यवसाय संघ है ये संघ सूची का नहीं समवर्ती सूची का विषय है। तो ऑप्शन बी केवल एक सम्मिलित है। निम्नलिखित में से किस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन संविधान के मूल ढांचे का भाग है? तो ये इसमें भी पढ़ा था मिनर्वा मिल्स मामला। भाग 4 और भाग 3 में संतुलन होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसे प्राय पदार्थ की पांचवी अवस्था कहा जाता है, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अल्बर्ट आइंस्टीन और भारतीय भौतिक वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने इसके अस्तित्व की अवधारणा प्रस्तुत की थी, जबकि ये गलत है। किसने की थी? सत्येंद्रनाथ बोस ने की थी। भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने इसके अस्तित्व की अवधारणा प्रस्तुत की थी। इसका निर्माण तब होता है जब कुछ तत्वों के परमाणुओं को विशेष तापमान पर गर्म किया जाता है, तो ये भी गलत है। इसका निर्माण तब होता है जब कुछ तत्वों के परमाणुओं को परम शून्य तापमान पर ठंडा किया जाता है। इसका उपयोग परमाणु लेजर और परमाणु घड़ियों के निर्माण में किया जाता है, ये ठीक है। इसका प्रयोग लेजर और परमाणु घड़ियों के निर्माण में किया जाता है। और भी तकनीकी कारणों से इसका निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कराधान से मुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राज्य कर के रूप में संग्रहित धन को किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए व्यय नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन ठीक है, क्योंकि किसी विशिष्ट धर्म के लिए नहीं कर सकती। यह व्यवस्था धार्मिक संस्थानों के धर्मनिरपेक्ष प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए कर और शुल्क लगाने पर रोक लगाती है। यह कर की उगाही और शुल्क पर रोक नहीं लगाती है। यह शुल्क पर रोक नहीं लगाती है। तो ऑप्शन नंबर ए केवल एक। नेक्स्ट है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? केंद्र को राज्यों के वित्तीय मामलों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है, ये ठीक है। राष्ट्रपति सभी धन विधेयकों या अन्य वित्तीय विधेयकों को राज्य की विधायिका द्वारा पारित किए जाने के बाद विचार के लिए आरक्षित कर सकता है, ये भी ठीक है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों में कटौती के लिए निर्देश जारी कर सकता है, तो ये भी ठीक है। तो तीनों ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारतीय संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो ये किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। आर्टिकल 2 के तहत नए राज्यों को शामिल किया जा सकता है और नए राज्यों को गठित भी किया जा सकता है। तो ये सारा काम संसद का है। निम्नलिखित में से कौन से संसदीय लोकतंत्र के लाभ हैं? संसदीय लोकतंत्र के उत्तरदायी सरकार, व्यापक प्रतिनिधित्व और शक्तियों का कठोर पृथक्करण। कठोर पृथक्करण ये शक्तियों का पृथक्करण है। विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य। तो ये 1, 2 और 4 सही है। नेक्स्ट है, संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा या कौन से राजनीतिक समता सुनिश्चित करता है? वैश्विक मताधिकार पर आधारित निर्वाचन, आर्टिकल 326 में वैश्विक मताधिकार पर आधारित निर्वाचन ये राजनीतिक समता को सुनिश्चित करता है। उपाधियों का अंत ये नहीं करता।
निर्वाचक नामावली में शामिल किए जाने के लिए धर्म, वंश, जाति या लिंग अपात्रता के आधार नहीं हैं। निर्वाचक नामावली में शामिल किए जाने के लिए, तो ये भी सही है। ये आर्टिकल 325 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा के मनोनीत सदस्यों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तो ये गलत है, क्योंकि किया जा सकता है। इसमें मनोनीत हो या गैर सरकारी सदस्य हो। गैर सरकारी मतलब जो राज्य के ही सदस्य होते हैं। संविधान संशोधन विधेयक जो संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन से संबंधित है, उसको आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए। विशेष से नहीं, साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए। तो इसका न तो ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न 2। और जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है, ये आर्टिकल 368 में दिया गया है। नेक्स्ट है, समता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधि के समक्ष समता सकारात्मक अवधारणा है, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी विशिष्ट विशेषाधिकार का अभाव। किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी विशिष्ट विशेषाधिकार का अभाव है तो नकारात्मक अवधारणा है। तो पहला तो गलत है। जहाँ समान और असमान लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है, वहाँ अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता, तो ये ठीक है। जहाँ समान और असमान लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है, वहाँ पर आर्टिकल 14 है जो, ये लागू नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं हैं? एकल संविधान, आपातकालीन उपबंध और अखिल भारतीय सेवाएं, एकीकृत निर्वाचन तंत्र, राज्यपाल की नियुक्ति। तो ये सब एकल ही है, सब एकल है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार के माध्यम से अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है और उसके आचरण के निषिद्ध को एक मूल अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है? अस्पृश्यता का किस में दिया गया है? तो ये समता के अधिकार में दिया गया है। समता का अधिकार 14 से 18 है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये 32 में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है। नेक्स्ट है, राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयोग के पास मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देने का कोई अधिकार नहीं है तथा यह पीड़ित व्यक्ति को अपनी ओर से कोई सहायता या मुआवजा नहीं दे सकता। राज्य मानवाधिकार आयोग, ये ठीक है। ये कोई सहायता नहीं दे सकता, सिर्फ और सिर्फ ये सलाह दे सकता है। आयोग अपना वार्षिक या विशेष प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को सौंपता है।
राज्य के राज्यपाल को नहीं सौंपता आयोग, राज्य सरकार को सौंपता है। तो ऑप्शन नंबर ए केवल एक ठीक है। और राज्य मानवाधिकार आयोग है, ये 7वीं और 8वीं अनुसूची में इसका प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रही जवारीय विघटन घटना का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम वर्णन है? यह 2 दैनिक जवारों के बीच समांतराल की समाप्ति है, ये नहीं है। यह पृथ्वी के चुंबकत्व का व्युत्क्रमण है, ये भी गलत है। यह चंद्रमा की सतह पर एक गुरुत्वाकर्षण विसंगति है, ये भी गलत है। यह ब्लैक होल द्वारा किसी तारे का विनाश है, यह क्या है? ब्लैक होल द्वारा किसी तारे का विनाश है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नासा ने इसको संचालित किया है और पृथ्वी से 250 मिलियन प्रकाश वर्ष की इसकी दूरी है और ये आज तक का 5वां एग्जाम्पल है। इससे पहले 4 बार ऐसी घटनाएं घट चुकी है। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 और 359 निम्नलिखित में से किस स्थिति से संबंधित है? 358 और 359 निम्नलिखित में से किस स्थिति से ये संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। इसमें बाह्य आपातकाल, ये बाह्य आपातकाल में लागू होता है और ये देश के आंतरिक भागों में लागू होता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं सूचनाएं प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत विनियमित है? कौन सी सेवाएं सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत विनियमित है? सोशल मीडिया साइट्स, ये भी है। ओवर द टॉप स्ट्रीमिंग सेवा, ये भी है। ऑनलाइन गेमिंग, ये नहीं है। डिजिटल समाचार साइट्स, ये है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म से नागरिकता के साथ साथ देशीयकृत नागरिक भी राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म से नागरिकता के साथ साथ देशीयकृत नागरिक भी राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र होते हैं, तो ये पात्र नहीं होते हैं। ऐसा भारत में होता है। भारत में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र होता है, न कि देशीयकृत नागरिक। तो ये भी गलत है। भारत में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र होता है, न कि देशीयकृत नागरिक। तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी। ये भारत में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति के पद के लिए, जन्म से ही वो तो होंगे और देशीयकृत भी होंगे राष्ट्रपति के पद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में मूल कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों तक सीमित है। संविधान उनके उल्लंघन के विरुद्ध किसी भी कानूनी प्रतिबंध का प्रावधान नहीं करता है। तो दोनों सही है।
निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान के भाग 4A के तहत वर्णित मूल कर्तव्य है? ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना, ये भी है। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, ये भी है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना, ये भी है। और मतदान करना, तो मतदान करना नहीं है। ऑप्शन बी, मतदान तो अपनी स्वेच्छा से हो सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को इसके जारी होने की तिथि से 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। 2 माह के भीतर नहीं, 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों के द्वारा, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। और यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन किया जाता है तो आपातकाल 6 माह तक जारी रहता है और प्रत्येक 6 माह पर संसद के अनुमोदन द्वारा इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 है ये ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 गलत, तो केवल 2। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से संविधान की मूल संरचना का भाग है? संविधान की मूल संरचना का भाग संविधान की गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक प्रकृति, ये भी है। सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली, ये नहीं है। संविधान का पंथ निरपेक्ष चरित्र, ये भी है। शक्तियों का पृथक्करण, ये भी है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरिश संविधान से। मूल अधिकार फ्रांस के संविधान से नहीं, यूएसए के संविधान से लिए गए। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है, ये ऑस्ट्रेलिया के सिद्धांत से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो इनमें ओनली मूल अधिकार यूएसए से लिए गए, जो इनमें फ्रांस दे रखा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति के निर्देशक तत्व 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा नहीं जोड़े गए थे? जो नहीं जोड़े गए थे, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक शिक्षा उपलब्ध कराना, ये बाद में जोड़ा गया था, तो ये नहीं है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना, ये भी उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना, तो ये ठीक है। आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना, ये गलत है। 1976 द्वारा नहीं जोड़े गए थे, तो ये आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों असमानताओं को कम करना, ये बाद में जोड़े गए थे। हाँ, तो केवल 1 और 3 इसमें नहीं है। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में मानकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया था।
भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में। इसने प्रांतों और रियासतों को इकाई के रूप में मानकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया था, तो ये ठीक है। इसने सभी प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की थी। द्विसदनीय व्यवस्था लागू नहीं की थी क्योंकि इसने 11 में से 6 प्रांतों को लागू किया गया था। बंगाल, बिहार, बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत और असम। भारत में संवैधानिक अपकृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में ऐसा कोई विधान नहीं है जो राज्य के कर्मचारियों द्वारा किए गए अपकृत्यों के लिए राज्य के उत्तरदायित्व को शासित करता है। तो भारत में ऐसा कोई भी कानून या विधान नहीं है। न्यायालय ऐसे मामलों में पीड़ित को आर्थिक मुआवजा दे सकता है न्यायालय। तो दोनों ऑप्शन सही है। विश्व में प्रचलित विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की विशेषताएं? लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित लोगों में निहित होनी चाहिए, ठीक है। चुनाव में सत्तारूढ़ दल को हराने के भी निष्पक्ष अवसर होने चाहिए, ये भी ठीक है। प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का एक मूल्य होना चाहिए, ये भी ठीक है। सरकार विधियों या विनियमों द्वारा सीमित नहीं होती है, ये गलत है क्योंकि विधियों और नियमों द्वारा सीमित होती है सरकार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित रखना। तो ये किसका, इसमें से एक मिनट, उपयुक्त नीति निर्देशक तत्वों में से कौन से उदारवादी बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित है? उदारवादी बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित है। तो बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, ये क्या है? समाजवाद का उदाहरण है। कृषि को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना, ये क्या है? ये DPSP है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। गोवध और सहकारी समितियों का प्रचार करना, ये क्या है? महात्मा गांधी की विचारधारा है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 2 होगा। लोगों को मतदान का अधिकार देने के मामले में भारत अग्रणी रहा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से देश या देशों ने भारत के बाद सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार प्रदान किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और फ्रांस। इसमें से संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब भी संविधान सभा की बैठक विधायी निकाय के रूप में होती थी, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, GV मावलंकर करते थे। संविधान सभा ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को 1947 में अपनाया, जो कि 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। तो न तो 1 है और न ही 2 है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस आयोग के सदस्यों की सेवा, शर्तें और कार्यकाल संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो संसद द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता, क्योंकि अनुसूचित जनजाति जो आयोग है, इसमें राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है।
और राष्ट्रपति जो इनका कार्यकाल है, सेवाएं, शर्तें और जो इनके वेतन है, ये सब राष्ट्रपति ही निर्धारित करता है। मूल अधिकार में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान नहीं था, मूल संविधान में नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया। 1990 में 65वां संविधान संशोधन और 338वां अनुच्छेद, फिर 2003 में ये बढ़ा दिया गया। 2003 में 89वां संविधान संशोधन और आर्टिकल 338A को जोड़ा गया। और ये आर्टिकल जोड़ने के बाद 2004 में आयोग बना था और इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य थे और इनकी नियुक्ति कौन करता था? राष्ट्रपति करता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन किसी बैंक को भारत में घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक के रूप में नामित करता है? तो इसमें RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार का हिस्सा है? किसी राज्य से बाहर न निकाले जाने का अधिकार, विदेशी यात्रा करने का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार का हिस्सा। तो किसी राज्य से बाहर न निकाले जाने का अधिकार, ये भी ठीक है। विदेशी यात्रा का अधिकार, ये भी ठीक है। मौन रहने की स्वतंत्रता, ये नहीं है। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क का भी अधिकार एक सामान्य व्यक्ति को है। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है। 1, 2 और 4। शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? इसे शिक्षा का अधिकार 2009 में इसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित होने के बाद जोड़ा गया। पारित होने के बाद जोड़ा गया, तो कौन सा सही है? तो ये सही नहीं है। कौन सा सही है? तो ये सही नहीं है। 86वें संविधान संशोधन से पहले संविधान में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं था, तो ये भी सही है। और इसमें शामिल है कि राज्य 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक सभी बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। इसमें शामिल है कि राज्य 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक सभी बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा, तो ये भी गलत है। यह प्रावधान केवल प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाता है, उच्च शिक्षा को नहीं। ये सही बात है। हमारे संविधान में जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है, ये सिर्फ प्राथमिक शिक्षा तक ही सीमित है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, केवल डी सही है। 86वें संविधान संशोधन में पहले संविधान में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। ये भाग 4 में अनुच्छेद 45 में दिया गया था। यह दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है जिसमें हाल ही में पुनः विस्फोट हुआ है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। यह दुनिया के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ के पास अवस्थित है। तो ऐसा कौन सा ज्वालामुखी है? तो माउंट किलाउआ ज्वालामुखी है। यह हवाई द्वीप पर स्थित है और USA में है, जिसमें हाल ही में पुनः विस्फोट हुआ है। हवाई द्वीप पर स्थित है माउंट किलाउआ और ये USA में स्थित है। और इसी में मौना केआ शामिल भी है। माउंट स्ट्रोम्बोली है, ये इटली की ज्वालामुखी है और सक्रिय ज्वालामुखी है।
माउंट वेसुवियस, ये कैंपानिया इटली में और नेपल्स की खाड़ी में स्ट्रोटो ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। और माउंट एटना ये सिसिली इटली में है। अफ्रीका व यूरेशियन प्लेट के बीच में अभिसारी प्लेट बनाती है। माउंट एटना किसके बीच में है? अफ्रीकी व यूरेशियन प्लेट के बीच में। तो नेक्स्ट है अनुच्छेद 352 के तहत अब तक की गई राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा अब तक 2 बार की गई है। 2 बार नहीं, 3 बार की जा चुकी है। एक बार 1962, पहली, दूसरी 71 में और तीसरी 75 में। राष्ट्रीय आपातकाल की पहली उद्घोषणा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में चीनी आक्रमण के कारण अक्टूबर 1962 में की गई थी। तो ये ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल की दूसरी घोषणा 1975 में नहीं, 71 में की गई थी। इसमें सही पूछा गया तो ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक जोखिम धारणा सर्वेक्षण पर आधारित वार्षिक रिपोर्ट वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 हाल ही में किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की गई है और इसमें इसकी आर्थिक, पर्यावरण, भू राजनीतिक, सामाजिक, तकनीकी पर ध्यान दिया गया है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट आर्थिक पर, पर्यावरण पर और भू राजनीति, सामाजिक, तकनीकी, अगर इनमें कोई भी हलचल होती है तो ये रिपोर्ट लागू होती है। प्रस्तावना में निहित शब्दों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गणतंत्र शब्द जर्मन संविधान से लिया गया है, जो कि गलत है। ये फ्रांस से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता ये फ्रांस से, और गणतंत्र ये फ्रांस से लिए गए हैं। प्रस्तावना में न्याय के आदर्शों को सोवियत संघ से अपनाया गया, ये ठीक है। न्याय के जो आदर्श हैं उनको सोवियत संघ से अपनाया गया है। निम्नलिखित निकायों संस्थाओं में से किनका लेखा परीक्षण पूर्णतः और प्रत्यक्षतः नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है? किनका किया जाता है? इसमें भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं किया जाता। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का किया जाता है, तो इसमें केवल 2 होगा। भारतीय जीवन बीमा निगम का भी नहीं और भारतीय स्टेट बैंक का भी नहीं। दामोदर घाटी निगम, केंद्रीय भंडार निगम, औद्योगिक वित्त निगम, इनको कौन जारी करता है? इनको सिर्फ कैग जारी करता है। नेक्स्ट है, हाल के दिनों में प्राण पोर्टल निरंतर सुर्खियों में रहा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसके उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करता है? प्राण पोर्टल के बारे में निरंतर सुर्खियों में रहा है। निम्नलिखित में कौन सा इसका उद्देश्य सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करता है? यह राष्ट्रीय
स्वच्छ वायु कार्यक्रम के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए निर्मित एक पोर्टल है। ये सही है। क्योंकि ऑप्शन 4 है तो ये सही है और ये 3 नहीं है। 21-22 के अनुसार 2021-22 के अनुसार 131 शहरों में से 49 शहरों में वायु की गुणवत्ता में सुधार देखा गया है। यह किससे पता चला है? प्राण पोर्टल के माध्यम से ऐसा हुआ है। और किसी शहर की भौतिक व वित्तीय स्थिति की निगरानी ये करता है। प्राण पोर्टल किसी शहर की भौतिक व वित्तीय स्थिति की निगरानी कौन करेगा? प्राण पोर्टल। भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन से अधिकार और विशेषाधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, विदेशियों को नहीं किए गए? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ये आर्टिकल 15 में दिया गया है, जो कि ये विदेशियों का नहीं है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने, संघ बनाने, संचरण, निवास और वृत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 में दिया गया है, तो ये भी सही है। विदेशियों के लिए ये नहीं है। नेक्स्ट, उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीश के रूप में सेवा का अधिकार, ये भी विदेशियों के लिए नहीं है। संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार, ये भी विदेशियों के लिए नहीं है। तो ये विदेशियों के लिए कोई भी इसमें से नहीं है। ये सब भारतीयों के लिए विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, किसी विशेष दिन मतदान के समय राज्यसभा में 150 सदस्य उपस्थित होते हैं। इस स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत एक संविधान संशोधन विधेयक केवल 75 सदस्यों के समर्थन से पारित किया जा सकता है। मतदान के लिए उपस्थित सदस्यों के बहुमत के साथ पारित नहीं किया जा सकता। इसमें 368 के तहत एक संविधान संशोधन विधेयक ये कब पारित होता है? जब राज्यसभा के आधे सदस्यों का समर्थन हो। तो आधे सदस्य कितने? कम से कम 123 सदस्यों के समर्थन के बिना पारित नहीं किया जा सकता। या फिर इसमें उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भारत की संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के सरदार पटेल। संचालन समिति के सरदार पटेल नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रांतीय संविधान समिति के कौन थे? इसमें सरदार पटेल। तो इसमें केवल 1 सही है। भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 29 का दायरा केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं था। तो ये राइट आंसर है। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार है। ये भी ठीक है, आर्टिकल 30 में। तो दोनों सही है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता खोने के संदर्भ में जब कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता त्याग देता है तो उस व्यक्ति की प्रत्येक
अवैयस्क संतान की भी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है, तो ये सही है। जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है, ये भी सही है। ये कैसे होती है? वंचित करने पर या समाप्ति पर या अपनी स्वेच्छा त्याग से नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है राज्य मानव अधिकार आयोग के संदर्भ में। यह केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों के संबंध में मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है। ठीक है, यह सिर्फ जांच कर सकता है, मतलब सलाह दे सकता है। यह किसी को सलाह दे सकता है, सजा नहीं दे सकता। यदि किसी मामले की जांच पहले से ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा की जा रही है तो राज्य मानव अधिकार आयोग उस मामले की जांच नहीं करता, ये भी सही है। एक तरफ राज्य मानवाधिकार आयोग और दूसरा, जैसे ये राज्य में लागू होता है तो ये केंद्र में लागू होता है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। नीति आयोग के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, ये ठीक है। जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष कौन होता है? उपाध्यक्ष है। जो उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। इनका पद राज्य मंत्री के समकक्ष होता है। उपाध्यक्ष का पद राज्य मंत्री के समकक्ष नहीं होता, ये कैबिनेट के समकक्ष होता है। वह क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता करता, क्षेत्रीय परिषदों की नहीं करता। नीति आयोग के अध्यक्ष व नामित व्यक्तियों, जो नामित व्यक्ति होते हैं उनकी बैठकों की अध्यक्षता करता है। नीति आयोग के अध्यक्ष व नामित व्यक्ति इसकी अध्यक्षता करते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष करते हैं और नामित व्यक्ति करते हैं, न कि परिषदों की बैठक करता हो। तो इसमें केवल एक सही है, इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? राष्ट्रपति सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है, ये भी अध्यक्षीय जो प्रणाली है इसमें होता है। राष्ट्रपति सरकार का वास्तविक प्रमुख। राष्ट्रपति विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, ये गलत है क्योंकि ये ऐसा संसदीय प्रणाली में होता है और ये पूछा क्या गया अध्यक्षीय प्रणाली। संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली का अनुसरण करता है, ये राइट आंसर है। ब्राज़ील में लैटिन अमेरिकी देश में ऐसा होता है, अध्यक्षीय प्रणाली ही है वहाँ पर। भारत में मोटे अनाज के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गेहूं और धान की तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर इनकी प्रति हेक्टेयर पैदावार कम है, तो ये ठीक है। गेहूं और धान की तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर इनकी जो गेहूं की और धान की जो प्रति हेक्टेयर पैदावार है ये राष्ट्रीय स्तर पर कम है। पिछले 2 दशकों के दौरान भारत में इनका उत्पादन कम हुआ है, ये भी ठीक है। कम है तो कम ही उत्पादन होगा। और कितना हुआ है? 21 मिलियन टन से पहले 21 मिलियन टन था तो अब 15 टन हो गया है। 21 मिलियन टन था तो 15 मिलियन टन हो गया है। और भारत गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है विश्व में। नेक्स्ट है भारतीय मानक ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है, तो ये राइट आंसर है। ये संवैधानिक है। यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालयों के तहत विनियमित है, तो ये भी सही है। और भारतीय मानक जो ब्यूरो है इसने और कौन कौन सी पहलों को
शुरू किया है। राष्ट्रीय कार्य योजना, राष्ट्रीय विद्युत संहिता, राष्ट्रीय भवन संहिता और स्कूलों में मानव क्लब की शुरुआत इन्होंने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण संशोधन अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम के प्रावधान भारत या विदेश में किए गए उन अनुसूचित अपराधों पर लागू होते हैं जो भारत के हितों को प्रभावित करते। तो ये राइट आंसर है। यह NIA अधिनियम के तहत शामिल अपराधों की सुनवाई करने के लिए राज्य उच्च न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में नामित करता है। तो ये गलत है। ये यह NIA अधिनियम के तहत शामिल अपराधों की सुनवाई के लिए स्तर न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में नामित करता है। राज्य उच्च न्यायालयों को नहीं करता है, उच्च न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में नामित करता है। तो केवल एक होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं हैं? संघीय विशेषताएं बतानी है तो द्वैध शासन पद्धति एकीकृत आ गया तो ये संघीय नहीं होगी। एकीकृत न्यायपालिका ये एकात्मक विशेषता है तो ये नहीं है। द्विसदनीय व्यवस्था ये होगी। लिखित संविधान ये भी संघीय विशेषता है क्योंकि ये भी किसी एक आदमी ने नहीं बनाया। भारत में अपनाए गए चुनाव के तरीकों के संदर्भ में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान ने लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव के लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पद्धति निर्धारित की है। तो ये गलत है क्योंकि राज्यसभा के लिए नहीं की है, ओनली लोकसभा के लिए की है। इस प्रणाली में उम्मीदवार को निर्वाचित होने के लिए 50% से अधिक मत प्राप्त करने की आवश्यकता है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई आवश्यकता इसमें नहीं है। तो न एक है और न ही दो है। निम्नलिखित अधिनियमों में से किन्हें नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए अधिनियमित किया गया है? बोनस संदाय अधिनियम 1965 को, ठेका सम अधिनियम 1970 को और बंधित सम पद्धति और समान पारिश्रमिक अधिनियम, इन सभी को किया गया है नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं? अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ये होता है। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए नहीं होता है। अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग इसमें होता है। अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग ये भी होता है। दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त ये भी होता है। तो इसमें भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए नहीं होता है। इसमें 7 पदेन सदस्य होते हैं, 7 पदेन सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पदेन सदस्य कितने? 7। एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा, चौथा। और बाल अधिकार संरक्षण शामिल है। दिव्यांगजन इसमें शामिल है। अनुसूचित जाति और जनजाति इसमें शामिल है। रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस
सिस्टम मिसाइल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सतह से हवा में मार करने वाली पोर्टेबल मिसाइल है, मतलब हल्की मिसाइल है। ये राइट आंसर है। इसे रक्षा समझौते के तहत इजराइल से खरीदा जा रहा है। ये गलत है, क्योंकि ये भारत हैदराबाद में ही बनी है। किसने बनाई? रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन द्वारा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक निकाय है, तो ये ठीक है। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो ये सदन के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत नहीं करता है, राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। फिर राष्ट्रपति संसद को। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को प्राप्त असाधारण शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति शासन के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को प्राप्त असाधारण जो शक्ति है उसके संदर्भ में विचार करना। वह राज्य सरकार के कार्यों और राज्यपाल या राज्य में किसी अन्य कार्यकारी प्राधिकारी की शक्तियों को ग्रहण कर सकता है। ये राइट आंसर है। वह घोषणा कर सकता है कि राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाएगा। ये भी ठीक है। वह संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में निहित शक्तियों को स्वयं ग्रहण कर सकता है या उनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित कर सकता है। ये गलत है। तो ऑप्शन बी 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है सोवरेन ग्रीन बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बॉन्ड 5 वर्ष और 10 वर्ष की परिपक्वता अवधि के साथ जारी किए जाते हैं, तो ये सही है। इनका द्वितीयक बाजार में व्यापार किया जा सकता है, ये भी सही है। अभी तक अनिवासी भारतीयों को इनमें निवेश करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई। ये गलत है, क्योंकि इसमें सभी का प्रवेश है। ये एक संप्रभु संस्था है, इसमें कोई सरकारी समूह भी शामिल हो सकता, गठबंधन भी, और ये सभी के लिए। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता निर्धारित नहीं की गई है। ये ठीक है। संविधान में जो निर्वाचन आयोग के सदस्य हैं उनकी अर्हताएं निर्धारित नहीं की गई है। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों के कार्यकाल को निर्दिष्ट किया गया है। ये गलत है, क्योंकि इसमें कार्यकाल को निर्दिष्ट नहीं किया गया है। संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है। ये ठीक है। तो इसका एक और पहला और तीसरा होगा। स्वतंत्रता और निष्पक्षता, तो ये आर्टिकल 324 में ये शक्ति दी गई है निर्वाचन आयोग को। लोकायुक्त पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकायुक्त पद का गठन सर्वप्रथम 1971 में महाराष्ट्र में हुआ था। ये ठीक है। किसी राज्य के लोकायुक्त की नियुक्ति सदैव संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, जो कि न्यायाधीश द्वारा नहीं की जाती है, राज्यपाल द्वारा की जाती है।
लोकायुक्त की नियुक्ति। तो दूसरा गलत है। लोकायुक्त द्वारा की गई सिफारिशें मात्र सलाहकारी प्रकृति की होती है और वे राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती। तो ये ठीक है। तो इसका भी पहला और तीसरा सही है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसमें सदस्य 7 से अधिक नहीं हो सकते। डीडीएमए का पदेन डीडीएमए का पदेन अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट होता है, ये ठीक है। डीडीएमए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, ये भी सही है। और इसके मुख्य जो कार्यकारी होते हैं कौन होते हैं? पुलिस अधीक्षक होते हैं और चिकित्सा अधिकारी होते हैं उसी जिले के पुलिस अधीक्षक और चिकित्सा अधिकारी होते हैं। तो ये पहला और दूसरा दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर है? राज्यों में विधान परिषदों की समाप्ति, संसद और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन और राज्य का राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन शामिल नहीं है। संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर है। नेक्स्ट है, भारत की इस विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रांतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई है, ये राइट आंसर है। देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था, ये भी ठीक है। इस विधानसभा के निर्वाचन का आयोजन स्वतंत्रता के बाद किया गया, ये गलत है क्योंकि ये 1946 में ही किया गया था। इसमें 296 सीटें थी, कांग्रेस की 208 थी, मुस्लिम लीग की 73 थी और निर्दलीय इसमें 15 थे और जिन्होंने मतदान नहीं किया था खाली मतलब ये 93 थी। तो इसका राइट आंसर बी। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किन भाषाओं का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची में किन भाषाओं का उल्लेख है? आठवीं अनुसूची में बोडो का, नेपाली और उर्दू, संथाली, इसमें अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, मूल रूप से 14 भाषाएं हैं। वैसे 22 भाषाएं हैं और मूल रूप से 14 है। और इसमें डोंगरी भी है, मैथिली भी और संथाली भी, ये सब 8वीं अनुसूची में है। डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोडो और नेपाली, उर्दू, संथाली। और ये भी है कोंकणी, मणिपुरी। इन दोनों को 71वां संविधान संशोधन 1992 में इसमें संशोधन किया गया था और इसमें मिलाया गया। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परिपरीक्षा एक ऐसी प्रक्रिया जिसके जरिए सीधे मतदान द्वारा विधायी व्यवस्था निर्धारित होती है, तो ये ठीक है। प्रत्यावर्तन एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा लोक महत्व के किसी मुद्दे पर लोगों की राय ली जाती है, तो ये गलत है। वैसे इसका मतलब मतदाता किसी प्रतिनिधि को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटा सकते हैं, तो ये होता है प्रत्यावर्तन। और जनमत संग्रह क्या होता है? एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा लोक महत्व के मुद्दे पर लोगों की राय ली जाती है, ये क्या होता है?
जनमत संग्रह। तो इसमें केवल एक सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है, संघ के रूप में वर्णित करता है, तो ये गलत है। भारत, और आर्टिकल 1 में क्या है? इंडिया दैट इज भारत। वर्तमान में भारत में 28 राज्य, 8 संघ राज्य क्षेत्र, ये सही है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनके क्षेत्र विस्तार का उल्लेख संविधान की 3री अनुसूची में दिया गया, ये गलत है, ये पहली अनुसूची में दिया गया है। राज्यों और संघ राज्यों के नाम और उनके क्षेत्र विस्तार का जो उल्लेख किया गया है वो संविधान की पहली अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट है ग्रे हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह स्ट्रीम रिफार्मिंग नामक प्रक्रिया के माध्यम से प्राकृतिक गैस या मीथेन गैस से उत्पन्न होता है, ये राइट आंसर है। यह ग्रे हाइड्रोजन है, यह स्टीम रिफार्मिंग नामक प्रक्रिया के माध्यम से प्राकृतिक गैस या मीथेन गैस से उत्पन्न होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर उत्पन्न होने वाले विशिष्ट ग्रे धुएं के कारण इसे ग्रे हाइड्रोजन नहीं कहा जाता, इसे सिर्फ उत्पादन की प्रक्रिया के आधार पर ही हाइड्रोजन कहा जाता है। तो इसका केवल एक है। और हाइड्रोजन को जलाने पर क्या निकलेगा? इसमें जल ही निकलेगा। भारतीय संविधान के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से पृथक कर दिया और प्रांतीय विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया है? तो 1919 का भारत सरकार अधिनियम, इन्होंने केंद्रीय बजट को और प्रांतीय बजट को अलग किया है और इसने पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भी की है। 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है, इसे किस नाम से जानते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के संदर्भ में यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत शामिल अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवारों के लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने के लिए एक एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना है। केवल ये एक सही है। इसमें लाभार्थियों को रियायती कीमतों पर खाद्यान्न भी प्राप्त होगा। लाभार्थियों को तो रियायती कीमतें इसमें नहीं है, इनको समाप्त किया गया है, तो केवल एक सही है। राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आर्टिकल 165 में राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है। संविधान द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को निर्धारित किया गया है। ये गलत आंसर है, क्योंकि संविधान द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को निर्धारित नहीं किया गया। वह अपने पद पर राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है, तो ये सही है, क्योंकि राज्यपाल ही इसे हटा सकता है। उसे वे सभी विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त है जो राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य के लिए उपलब्ध है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय
खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण सुर्खियों में था। FSSAI निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मूल संरचना का सिद्धांत 24 अप्रैल 1973 के बाद अधिनियमित संवैधानिक संशोधनों पर लागू होगा? ये वामन राव वाद, इसने 1981 में कहा था कि मूल संरचना का सिद्धांत 24 अप्रैल 1973 के बाद अधिनियमित संवैधानिक संशोधनों पर लागू होगा। कुलदीप नायरवाद है जो, इनका संबंध किससे है? लोक प्रतिनिधि से इनका संबंध है। और इंदिरा गांधी नेहरूवाद का, इन्होंने वाद ने क्या किया था? 39वें संविधान संशोधन 1975 को अमान्य घोषित किया था। और इंदिरा गांधी नेहरूवाद ने क्या किया? इसमें क्या था? PM व लोकसभा उपाध्यक्ष से संबंधित चुनावी विवादों को न्यायालय से बाहर रखा गया था। भारत में सामुदायिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक न्यायिक नवाचार है और संवैधानिक प्रावधानों के तहत स्पष्ट रूप से इनका उल्लेख नहीं किया गया है, तो ये गलत है। सामूहिक उत्तरदायित्व इसमें शामिल है, तो ये गलत है। इसका अर्थ है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायित्व होती है, ये भी गलत है, क्योंकि मंत्रिपरिषद से व्यक्तिगत मंत्रियों की ओर होता है, न कि व्यक्तिगत मंत्रियों से मंत्रिपरिषद की ओर। और ये किस आर्टिकल में? 75(3), ये लोकसभा के प्रति है। निम्नलिखित में से किन देशों में सरकार की संघीय व्यवस्थाएं हैं? सरकार की संघीय व्यवस्थाएं तो यूनाइटेड किंगडम में नहीं है, भारत में है, ब्राज़ील में और मैक्सिको में, इन तीनों में है। संविधान की प्रारूप समिति के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन स्वतंत्रता के बाद हुआ था, ये ठीक है। और इसमें N. गोपाल स्वामी अयंकर इस समिति के अध्यक्ष थे। इसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, ये ठीक है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण करना है, तो ये भी ठीक है। और इस कंप्यूटरीकरण में क्या है? इसमें लंबाई के आधार पर, चौड़ाई के आधार पर और दिशा के आधार पर प्रदर्शित किया जा सकता है अभिलेखों को। और इसके क्या क्या कार्य? पुनः सर्वेक्षण करना, पंजीकरण का कंप्यूटरीकरण करना। ये किसके कार्य है? डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के। नेक्स्ट, केंद्रीय सतर्कता के संदर्भ आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनकी स्थापना भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु गठित राजमन्नार आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई थी, जबकि ये गलत है। राजमन्नार आयोग की सिफारिश के आधार पर नहीं, केंद्र सरकार द्वारा स्थानम समिति द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी। सिफारिश के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। सतर्कता आयुक्त केंद्र या राज्य, और ये 1964 में की गई थी। सतर्कता आयुक्त केंद्र या राज्य सरकार के तहत किसी भी पद के लिए अर्ह नहीं होते, तो ये ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान है, तो ये गलत है। किसके समान है? यूपीएससी के अध्यक्ष के समान है, तो ऑप्शन नंबर केवल बी होगा।
वस्तु एवं सेवा कर परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वस्तु एवं सेवा कर परिषद एक संवैधानिक निकाय है, ये ठीक है। संवैधानिक निकाय 101वां संविधान संशोधन 2016 में और आर्टिकल 279 279A है। केंद्रीय राजस्व सचिव इस परिषद के पदेन सचिव के रूप में कार्य करते हैं, ये भी सही है। उनका सचिवालय दिल्ली है। वस्तु एवं सेवा कर का सचिवालय दिल्ली है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक संवैधानिक निकाय, ये भी ठीक है। यह बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है और बाल अधिकारों के हनन एवं उल्लंघन में संबंधित मामलों को स्वतः संज्ञान लेता है, तो ये भी राइट आंसर है। तो इसका 1 और 2 दोनों। केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय सूचना आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत की गई, तो ये संवैधानिक निकाय केंद्रीय सूचना आयोग, तो ये राइट आंसर है। आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं, ये भी राइट आंसर है। इसके वेतन व भत्ते हैं केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। केंद्र सूचना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएसपी के तहत प्रावधान और अनुच्छेद कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन अनुच्छेद 40 में, तो ये गलत है, अनुच्छेद 43 में दिया गया। गोवध पर रोक, ये अनुच्छेद 48 में है। और वनों और वन्य जीवों की रक्षा, ये अनुच्छेद 48A में है। और नशे पर प्रतिबंध, ये 47 में है। तो इसमें क्या, वनों और वन्य जीव की रक्षा 48 है, तो केवल सी सही है। भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान का हिस्सा नहीं थी, तो ये ठीक है, हिस्सा नहीं थी। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे लागू किया गया था। और 395 आर्टिकल इसमें थे और 22 अनुसूची। भारत के संविधान में 22 भाग थे और 8 अनुसूची थे। यह न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता को संविधान के उद्देश्यों के रूप में निर्दिष्ट करती है, ये सही है। इसे पहली बार 1960 में बेरोजगारी संघवाद में संविधान के अंग के रूप में मान्यता दी गई थी। इसे उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि संविधान का यह भाग नहीं है, तो ये भी गलत है, बेरोजगारी संघवाद में नहीं था ऐसा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नालंदा महाविहार में दानात्मक स्तूपों की खोज की है। इस संदर्भ में नालंदा महाविहार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ह्वेंत्सांग और इत्सिंग दोनों ने इसका दौरा किया था, ये ठीक है। इसे गुप्त और पाल दोनों राजवंशों का संरक्षण प्राप्त था, ये भी सही है। यह यूनेस्को की एक विश्व धरोहर स्थल है, तो ये भी सही है। तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 मूल कर्तव्य से संबंधित उपबंध प्रदान करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का कुछ मौलिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन पर प्रभाव पड़ता है? तो गौरव, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, अपमान है तो इसमें भी कर्तव्य का होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इसमें भी
होगा, वन्यजीव अधिनियम में भी, और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम में भी होगा। तो इनमें सभी में तो इनका सब पर प्रभाव, मौलिक अधिकारों पर इन सब का प्रभाव होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये सही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियाँ होती हैं तथा उनके वेतन भत्ते और अन्य अनुलाभ भी समान होते हैं, ये भी राइट आंसर है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता, तो ये गलत है। तो इसका 1 और 2 होगा, 1 और 2। ऐप आधारित भुगतान प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र द्वारा उठाए गए कदमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें यूपीआई लाइट भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा प्रदान की गई एक ऑन डिवाइस वॉलेट सुविधा है जो उपयोगकर्ताओं को 1000 रुपये तक के कम मूल्यों के ऑफलाइन भुगतान करने की अनुमति देती है, ये गलत है। एनआरई खाते वाले सभी अनिवासी भारतीय अपने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों से यूपीआई प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं, तो ये भी गलत है। कम मूल्य का लेन देन है रुपये व भीम यूपीआई में 2600 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन इसमें दिया गया है, रुपये व भीम यूपीआई में। और 10 देशों ने मंजूरी इसे दी गई है। वे 10 देश कौन से हैं? सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई और यूनाइटेड किंगडम, ये वे 10 देश हैं जो ऐप आधारित भुगतान प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र द्वारा उठाए गए कदमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये 10 देश ऐसे हैं जिसने ऐप आधारित भुगतान प्रणालियों को बढ़ावा दिया। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण और उपयोगी है क्योंकि ये आम राजनीतिक घोषणा पत्र की तरह होते हैं। ये घरेलू और विदेशी नीतियों में स्थायित्व और निरंतरता बनाए रखते हैं। ये भारतीय संघ में सभी प्राधिकरणों के लिए अनुदेश पत्र के रूप में कार्य करते हैं, तो ये सभी सही है। नेक्स्ट है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित किया गया है। इस संदर्भ में संविधान निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किन से प्रेरणा प्राप्त की है? आयरलैंड का संविधान, इससे भी की है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में वर्णित अनुपत्र, इससे भी प्रेरणा प्राप्त की है। और गांधीवाद विचारधारा से भारत का स्वतंत्रता संग्राम, इससे भी। गांधीवादी विचारधारा से राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का स्वतंत्रता संग्राम राष्ट्रीय संघर्ष के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, 1, 2, 3, 4, ये सभी। तो ये टेस्ट सीरीज, पहली जो टेस्ट सीरीज थी ये खत्म हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।